हेलो दोस्तों, फिल्मी कथा में आपका स्वागत है। आज मैं 1973 की फ्रेंच एंथोलॉजी फिल्म इमोरल टेल्स का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी समुद्र तट पर होती है, इसलिए इसका नाम द टाइड रखा गया है। आंद्रे एक किशोर है जो अपने 16 वर्षीय चचेरे भाई को बाइक पर समुद्र तट पर ले जाने का फैसला करता है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो आंद्रे अपने चचेरे भाई से कहता है कि उन्हें एकांत क्षेत्र में चले जाना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें कुछ गोपनीयता मिलेगी और वह दिल खोलकर तैर सकती है। महिला चचेरी बहन सहमत हो जाती है और दोनों चट्टानों के बीच रेंगते हुए उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। दुर्भाग्य से दोनों ज्वार में फंस जाते हैं। आंद्रे अपनी चचेरी बहन से कहता है कि वह तैरना छोड़ दे और ज्वार के टूटने का इंतजार करते हुए अपने कपड़े पहन ले। आंद्रे थोड़ा आज्ञाकारी है, लेकिन भोली लड़की आज्ञाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। लड़की अपनी ड्रेस पहनती है और एंड्रे उसे डांटता है कि उसने थोड़ी देर के लिए बीच पर होने के बावजूद उसे गंदा कर दिया है। ड्रेस पहनने के बाद एंड्रे उसे अपने अंडरगारमेंट्स उतारने का निर्देश देता है, क्योंकि वे वही कपड़े हैं जिनमें वह तैर रही थी। बेचारी लड़की अपने अंडरगारमेंट्स उतार देती है, क्योंकि एंड्रे कहता है कि उन्हें समय बिताने के लिए कोई खेल खेलना चाहिए। थोड़ी देर बाद आंद्रे अपनी चचेरी बहन से पूछता है कि उसे ज्वार के निर्माण के बारे में क्या पता है। वह चांद और सूरज के बारे में बताता है और बताता है कि ज्वार को तोड़ने के लिए दोनों को कैसे अच्छी तरह से संरेखित किया जाना चाहिए। आंद्रे भोली लड़की को देखता है और आखिरकार अपने असली इरादे प्रकट करता है। वह कहता है कि वे कभी भी मौज मस्ती करने के लिए समुद्र तट पर नहीं आए। समुद्र के इस चट्टानी हिस्से में जाना उसकी योजना थी, क्योंकि उसे पिछले कुछ समय से अपनी चचेरी बहन पर क्रश था। वह लड़की से कहता है कि उसे प्यास लगी है और उसे कुछ चाहिए। पानी के बजाय वह अपनी चचेरी बहन के मुंह को चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह उसे संतुष्ट करे और उसे अच्छा महसूस कराए। वह दावा करता है कि भोली लड़की एक भेड़ है और उसे वह नमक चाटना चाहिए जो वह उसे खिलाने वाला है। रुको, क्या? आंद्रे समझाना जारी रखता है कि बेचारी लड़की को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि उसका मुंह और दिमाग उसे खुश करने पर ध्यान केंद्रित करे। इस तरह वह उससे आनंद भी प्राप्त कर सकती है। बोलते समय आंद्रे अपनी उंगली लड़की के मुंह में डालता है। वह पहले तो झिझकती है, लेकिन जैसे ही आंद्रे अपनी सेवा जारी रखता है, वह अपना मुंह खोलती है और उंगली को चूसने लगती है। एंड्रे को लगता है कि उसने लड़की को इतना बहकाया है कि वह सौदा पक्का कर सके। वह लड़की से कहता है कि वह उसके साथ संभोग करे और उसका मर्दाना उपहार स्वीकार करे। बेचारी लड़की पहले से ही उन दोनों के बीच खेले गए खेलों से उत्तेजित हो चुकी है, इसलिए वह सहमत हो जाती है। वह एंड्रे को सहलाना शुरू कर देती है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए टाल देता है कि बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। उसके पास ज्वार की लहर और उसके संभोग के लिए एक टाइमर तैयार है। वह लड़की को नीचे धकेलता है और उसके मुंह को अपनी सेवा में लगा देता है। जल्द ही वह उत्साहित हो जाता है और ज्वार के बारे में बात करना शुरू कर देता है। जल्द ही लड़का संभोग करता है और इसे ज्वार और लड़की की अपनी खुशी के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। सीगल की चीख दोनों किशोरों को यह याद दिलाने में मदद करती है कि वे अकेले नहीं हैं, या फिर यह उनके बाद की घटनाओं के लिए एक शांत करने वाली धुन है। दूसरी कहानी 1980 में एक चर्च में घटित होती है और इसे थेरेसा फिलॉसफी कहा जाता है। देहात में रहने वाली एक किशोरी लड़की ने अपना जीवन चर्च में मसीह की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। एक शाम वह चर्च में टहलते हुए उपदेश में सुनी गई बातों पर विचार कर रही थी। प्रभु उसे अपने प्रति वफादार और निष्ठावान बनने के लिए कह रहे हैं। प्रभु उसके मन और आत्मा के स्वामी हैं। यह शब्द उसके मन को व्यथित कर रहे हैं। वह जोर से बोलती है कि वह खुश रहना चाहती है, और वह सुनती है कि प्रभु उससे कहते हैं कि वह उसे खुश कर सकते हैं। उसे बस देखना है और वह उसके लिए वहाँ है। हालांकि उसका विकृत मन उसे दिखाता है कि प्रभु उसे एक से अधिक तरीकों से संतुष्ट कर सकता है, और वह प्यार से चर्च के अवशेषों को छूना शुरू कर देती है। उसके मन में वह मानती है कि प्रभु उसका स्वामी है, और अगर वह सही व्यवहार करेगी तो वह उसे पुरस्कृत करेगा। चर्च में यौन रूप से जागृत होना कितना निराशाजनक होगा। वैसे भी बेचारी लड़की की भावनाएं उस पर हावी हो जाती हैं
और वह खुद को छूना शुरू कर देती है। जल्द ही उसे एक बुजुर्ग महिला मिल जाती है जो शायद उसकी देखभाल करने वाली है। महिला लड़की का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। वह उसे झूठा और पापी कहती है और फिर उसे अपने कमरे में वापस ले जाती है। वह लड़की को अच्छी तरह पीटती है और फिर उसे पागल और रोता हुआ छोड़ देती है। वह दुखी लड़की को कमरे में बंद कर देती है और बताती है कि उसे 3 दिन और 3 रातों के लिए अलग थलग रहना होगा। बेचारी लड़की रोने लगती है और महिला से विनती करती है कि वह उसे धार्मिक सामग्री दे दे जिससे वह उसका साथ दे सके। महिला सहमत हो जाती है। लड़की रोना जारी रखती है और उस छोटी सी पुरानी प्रार्थना पुस्तक को गले लगा लेती है। रात के खाने में बेचारी लड़की को कच्चे खीरे खिलाए जाते हैं। एक दिन वह अपने क्वार्टर में अकेली होती है जब उसे अपनी चीजों में एक किताब मिलती है। चूँकि वह अपने मन से ऊब चुकी होती है, इसलिए वह किताब पढ़ना शुरू करती है और पाती है कि यह एक कामुक किताब है। कुछ समय बाद आत्मा लड़की के पास आती है और वह फिर से अपने मालिक के साथ होने की कल्पना करने लगती है। वह किताब पढ़ना जारी रखती है और खुद को शांत रखने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जल्द ही उसे लगता है कि उसे अपनी प्यास बुझाने और इन भारी भावनाओं के आगे झुकने की जरूरत है। अगले दृश्यों में हम लड़की को अपने कमरे में मौजूद धार्मिक अवशेषों को छूते हुए देखते हैं। जब वह उससे संतुष्ट नहीं होता तो वह अपने कमरे में रखी छोटी छोटी गुड़ियों को चूमती है और चाहती है कि कोई उसे चूमे। इससे उसका मूड और भी बढ़ जाता है और जल्द ही वह बिस्तर पर लेट जाती है। वह खुद को छूती है और याद करती है कि उसके पास कुछ खीरे हैं। आप जानते हैं कि यह कहाँ जा रहा है। इस एपिसोड के आखिरी दृश्य में लड़की खिड़की से बाहर देख रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगला कदम क्या हो सकता है। दूर क्षितिज पर हम एक आदमी को युवा कुंवारी लड़की को शिकारी नजरों से देखते हुए देखते हैं, जबकि वह यह पता लगा रहा है कि वह उससे कैसे संपर्क करेगा और उसका सच्चा स्वामी कैसे बनेगा। तीसरी कहानी 1610 के दशक में सेट की गई है और इसे एलिजाबेथ बाथोरी कहा जाता है। एलिजाबेथ हंगरी की काउंटेस है। एक दिन वह हंगरी के एक छोटे से गांव में जाती है। काउंटेस सभी कुंवारी, पवित्र या विनम्र महिलाओं को उसके सामने लाने का आदेश देती है। वह एक के बाद एक उनकी जांच करना शुरू करती है और जांच से मेरा मतलब है कि वह उनके महिला अंगों को देखती है। वह यह भी देखती है कि वे सुंदर हैं या नहीं। काउंटेस के आने से पहले एक महिला गांव छोड़कर चली गई थी। जब दोनों को पकड़ा गया तब वह अस्तबल में किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध बना रही थी। वह जंगल में भाग गई लेकिन उसे पकड़ लिया गया। उसे एक छोटी लड़की के साथ काउंटेस के सामने लाया गया। काउंटेस अपने सामने खड़ी महिलाओं को देखती है और स्वीकृति देती है। वह, उसकी नौकरानियां और महिलाएं गांव से बाहर निकल जाती है। गांव की महिलाओं को काउंटेस के महल में ले जाया जाता है। महिलाएं महल की सुंदरता और भव्यता पर आश्चर्यचकित होती हैं। हालांकि उन्हें लगता है कि काउंटेस को थोड़ा खुश करने की जरूरत है। काउंटेस ने अपने वफादार सहायक को गांव की महिलाओं को शॉवर दिखाने के लिए कहा। लड़कियां मजाक करते हुए और दीवारों पर अश्लील रेखा चित्र बनाते हुए खुशी से नहाती हैं। थोड़ी देर बाद लड़कियां ताजे ताजे स्नान करके स्वर्ग जैसी खुशबूदार खुशबू से सजी हुई हैं। उनके नग्न शरीर भी सुगंधित तेलों से चमक रहे हैं। हम देखते हैं कि काउंटेस गुस्से में बाथरूम में अश्लील स्केच को साफ कर रही है, जबकि उसका सहायक ड्रिंक तैयार कर रहा है। इस बीच महिलाओं को नग्न अवस्था में ही बाहर ले जाया जाता है। वे एक बड़े हॉल में जाती हैं, जहां काउंटेस उन्हें शराब के प्याले जैसी दिखने वाली चीज से पीने को देती है। काउंटेस द्वारा उन्हें अपनी पोशाक छूने देने के बाद महिलाएं उत्साहित हो जाती हैं। महिलाएं उसके चारों ओर शोर मचाती हैं और काउंटेस को तब तक धक्का देती हैं जब तक वह पास के बिस्तर पर गिर नहीं जाती। वे उसे नंगा कर देती हैं और एक लड़की काउंटेस के गले में पहना हुआ हार काटती है। वह मोतियों को इकट्ठा करती है और उन्हें काउंटेस की योनि में डाल देती है। कुछ ही देर में महिलाएं पागल हो जाती हैं और एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देती हैं। काउंटेस जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद नग्न काउंटेस बाथरूम में चली जाती है। बाथटब खून से भरा हुआ है और उसकी सहायक उसकी तलवार साफ कर रही है। काउंटेस अपने शरीर को पानी से धोने से पहले खून में नहलाती है। उसके पास एक महिला आती है।
जो उसे उसके कमरे में ले जाती है और उसे कपड़े पहनने में मदद करती है। जल्द ही दोनों महिलाएं एक दूसरे को सहलाना शुरू कर देती हैं और इससे उनमें सेक्स की भावना पैदा हो जाती है। अगली सुबह सहायक चुपके से उठ जाता है और काउंटेस को सोता हुआ छोड़ देता है। कुछ मिनट बाद महल के गार्ड काउंटेस के बेडरूम में घुसते हैं और कहते हैं कि उसे अदालत के आदेश से गिरफ्तार किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि एलिजाबेथ युवा महिलाओं की हत्या करती है और उसे अपने पास बनाए रखने के लिए उनके खून से नहाती है।